नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के एजुकेशन पॉइंट्स राज में। तो फ्रेंड्स, हम आज की नई श्रृंखला स्टार्ट करते हैं जो आपकी एल पी एंड टेक्नीशियन बैच की है। और उससे संबंधित जो आपकी पूरी डिटेल्स है आपके क्वेश्चन की, जो 20 ईयर्स के यानी कि आपके 20 साल के जो आपके पेपर्स हैं, आपके 20 ईयर के प्रीवियस ईयर है, साथ साथ में आपको जो न्यू पैटर्न पर आधारित जो आपके क्वेश्चन है उसकी श्रृंखला आपको यहाँ पे कराई जा रही है। ठीक है, ये आपकी ओनली फॉर इलेक्ट्रिकल बेस की MCQ क्वेश्चन की है। और इसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन बेसिक आपको जरूर लिमिट कराता हूँ, लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर मैंने सारी डिटेल बताता हूँ, जिससे कि आपको वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल 4 गुने 5 गुने को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और ये बैच आपका जरूरी नहीं कि ALP और टेक्नीशियन की हो, इसके अलावा आप जिसकी भी आप टेक्निकल तैयारी कर रहे हो, जैसे आपका सपोज करो आपका DRDO की एग्जाम होने वाली है। ठीक है, जो कि आपकी जनवरी के अंदर होगी। इसके अलावा आपका UPPCL की एग्जाम होने वाली है। ठीक है, और आपकी क्या है UPRML की होने वाली है। इसके अलावा आपका JML की भी होने वाली है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है आपका टेक्निकल पोर्शन जहाँ जहाँ आता है वहाँ के लिए ये क्लास आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेक्निकल जो पोर्शन है वो तो सब जगह एक ही रहता है ना। जीरो थोड़ी कि वो आपका ALP में आ रहा हो तो वो आपका DRDO में नहीं आओ। ओके, टेक्निकल पार्ट आपका सब जगह एक ही रहता है, बस आपको जरूरत होती है तो बिल्कुल कंटेस्ट मैटर याद करने की और कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। ओके, तो वो मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। तो आप है ना, जरूरी नहीं कि आपकी ALP टेक्नीशियन ही करने जा रहे हो। टेक्निकल फील्ड में जो भी आपकी लाइन है, जैसे आपके JML हो गया, लाइनमैन हो गया, मेट्रो हो गया, DRDO हो गया, UPPCL हो गया, ठीक है, ईसर हो गया, PWD हो गया, किसी की भी हो, सबकी आपकी तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है। ठीक है, तो बिंदास होकर इसको करते रहिए। और ये आपके मैं बिल्कुल श्योरिटी देता हूँ कि अगर आपने मेरी श्रृंखला को फॉलो कर लिया और क्या कहते हैं आप लगन से इसको देखते रहे बिना विदाउट स्किप किए वीडियो को, तो आप डेफिनेटली अपने टेक्निकल पार्ट में मजबूती प्रदान कर लोगे। ठीक है, और आपका टेक्निकल पोर्शन बिल्कुल बहुत मजबूती हो जाएगा कि आप किसी प्रकार की कोई भी एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। ओके, तो बस लगातार बनी रहिए अपने साथ में और शुरू कर दिए। चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपसे ये भी है कि जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको और भी वीडियो मिलती रहे। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, मोटर गाड़ियों में बैटरी चार्जिंग के लिए कौन काम आता है? अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूँ, ऑप्शन ए रेक्टिफायर, ऑप्शन बी अल्टरनेटर, ऑप्शन सी डायनमो, ऑप्शन डी AC मोटर। तो देखो इसका राइट आंसर क्या है आपका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि डायनमो। देखो मोटर गाड़ी होती है आपकी, जितनी भी फोर व्हीकल होती है, फोर व्हीकल होगी, टू व्हीलर होगी, उसमें जो आपकी बैटरी चार्जिंग करने का काम करता है वो आपका करता है डायनमो करता है। ठीक है, डायनमो बेसिक रूप से क्या होता है? डायनमो आपका बेसिक रूप से एक प्रकार का जनरेटर ही होता है। क्या होता है आपका? जनरेटर होता है। लेकिन ये जनरेटर होता तो है, लेकिन किस टाइप का? छोटे साइज का या बड़े साइज का? देखो, तो ये आपका डायनमो होता है, वो आपके छोटे प्रकार का डायनमो होता है। कैसे ना, छोटे साइज का, यानी कि छोटे प्रकार का जो आपका का जनरेटर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? डायनमो बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद बात करें कि डायनमो किसके सिद्धांत पर काम करता है? भाई सीधी सी बात है, आपका जनरेटर है तो जनरेटर आपके किस सिद्धांत पर काम करेगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये पूछा जाता है कि डायनमो है, उस डायनमो का जो क्या कहता है योक होता है, वो योक किसका बनाया जाता है? यानी कि जो उसका बाहरी फ्रेम होता है, बाहरी जो स्ट्रक्चर होता है वो किसका बनाया जाता है? वो आपका कास्ट आयरन का बनाया जाता है। किसका? कास्ट आयरन का बनाया जाता है। इसके अलावा अगर बड़ी क्षमता के जनरेटर है तो वो आपके कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं आपके योक के रूप में। ठीक है, क्या है, चलो। और जो आपके अब इतना तुम जानती हो कि आपके जनरेटर की जो क्षमता है वो अपन किस में दे देते हैं? किलोवाट के अंदर इसकी क्षमता दी जाती है। ठीक है, अच्छा, और भी बात करें इसकी, और क्या है आप ऑप्शन? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर को तुम जानते हो, रेक्टिफायर किस काम आता है आपका? AC को DC में चेंज करने के लिए काम आता है। ठीक है, यानी कि इसे दृष्टकारी बोलते हैं हिंदी के अंदर। और बात करें अल्टरनेटर की, तो अल्टरनेटर क्या करता है? अल्टरनेटर भी आपका सेम टू सेम आपका क्या करता है? जो आपका यांत्रिक शक्ति है, इस यांत्रिक शक्ति को विद्युत शक्ति में कन्वर्ट करने का काम आता है। और विद्युत कौन सी? इसी प्रकार की। ठीक है, तो यांत्रिक शक्ति को AC प्रकार की विद्युत शक्ति में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? अल्टरनेटर कहलाती है। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा बात कर रहे हैं कि अल्टरनेट की क्षमता किस में दी जाती है? वो अल्टरनेट की क्षमता आपकी KV में दी जाती है। ये आपको अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा, बात करें इसकी AC मोटर की। AC मोटर क्या चीज़ है? तो देखो AC मोटर को अपन बोलते हैं, AC मोटर को अपन इंडक्शन मोटर भी बोल देते हैं। ठीक है, इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? भाई सीधी सी बात है, जब इसका नाम आ रहा है इंडक्शन मोटर तो सीधी सी बात किसकी सिद्धांत पर काम करेगी? इंडक्शन के पे, यानी कि
प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है। और एसी मोटर आपकी दो टाइप की होती है, सिंगल फेज एसी मोटर होती है आपकी, और 3 फेज एसी मोटर होती है। सिंगल फेज में क्या होती है आपकी, सिंगल फेज के अंदर आपकी जो मोटर होती है जितनी भी, वो सबकी सब कैसी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। ओके। और 3 फेज मोटर के अंदर क्या होती है आपकी आपकी एसी मोटर, वो सबके सब सेल्फ स्टार्ट होती है। ओके। अच्छा, सिंगल फेज में क्या होता है आपका, सिंगल फेज मोटर की देखा जाए तो इसकी कैपेसिटी भी डाउन रहती है, स्टार्टिंग टॉर्क भी डाउन रहता है, स्पीड भी डाउन रहती है, और इसका पर्पज भी आपका लिमिट टाइम में किया जाता है। जबकि 3 फेज मोटर में क्या होता है आपका आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो ज़्यादा रहेगा, इसकी रनिंग वो आपकी ज़्यादा रहेगी, ठीक है, स्पीड ज़्यादा रहेगी, और इसका पर्पज भी अपन बहुत से उपयोगी कार्यों में किया जाता है। ठीक है। अच्छा, और एक बात और बता दूं कि एसी मोटर में क्या होता है, जो सिंगल फेज मोटर होती है उस सिंगल फेज में केवल क्या होता है आपका, आपकी जो दो बाइंडिंग होती है उन बाइंडिंगों के मध्य में कितने डिग्री का एंगल रहता है, वो रहता है आपका 90 डिग्री का एंगल रहता है। ठीक है। और जो 3 फेज की बात करें कि 3 फेज मोटर के अंदर जो तीनों बाइंडिंग होती है उनके मध्य में कितनी डिग्री का एंगल रहेगा, उनके मध्य में रहेगा आपका 120 डिग्री का एंगल रहेगा। ठीक है। तो इतनी है। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड आपको यहाँ पे हंटिंग दोष कौन सुधारता है, यानी कि हंटिंग दोष को कौन सुधारता है। ऑप्शन ए इंटरपोल, ऑप्शन बी डेम्पर बाइंडिंग, ऑप्शन सी ब्रश, ऑप्शन डी कम्यूटेटर। तो देखो हंटिंग दोष है, तो हंटिंग दोष क्या होता है, यानी कि रोटर में कंपन। अगर मैं बात करूं पहले आपको यहाँ पे, और आपका हंटिंग क्या होता है, हंटिंग होता है आपका रोटर के अंदर कंपन। क्या होता है रोटर के अंदर कंपन, यानी इसके अंदर क्या होता है आपका रोटर है ना, कंपन करते हुए चलता है, बिल्कुल डगमगा के चलता है। ऐसे नहीं बिल्कुल सेम स्पीड से चले, सेम आपका गति से चले ना, बिल्कुल कैसे चलता है, कंपन करते हुए चलता है। ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, हंटिंग दोष बोलते हैं। अब कंपन करके चलेगा तो क्या हुआ भाई, सीधी सी बात, जब आपका कंपन करके चलेगा तो उसकी जो स्पीड है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, साथ साथ में उसकी जो रनिंग है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, इफिशिएंसी पे फर्क पड़ेगा, और जो आपका वो आउटपुट दे रहा है तो उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि सीधी सी तौर पर ये हंटिंग दोष से क्या आपको लॉस होने वाला है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये क्या करना है, रोटर के अंदर जो कंपन हो रहा है वो मुझे समाप्त करना है, तो वो अपन किसके माध्यम से समाप्त कर सकते हैं, तो वो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, इंटरपोल है, डेम्पर बाइंडिंग है, ब्रश है, कम्यूटेटर। तो किसके माध्यम से करते हैं, इसका मैं अगर सही राइट आंसर बताऊं तो वो आपका डेम्पर बाइंडिंग है। किसका, डेम्पर बाइंडिंग। तो डेम्पर बाइंडिंग के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, हंटिंग दोष को समाप्त कर सकते हैं। ठीक है। ये अक्सर एग्जाम में आपका आ चुका है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं अब इंटरपोल क्या करता है, इंटरपोल क्या आता है, जो इंटरपोल आपका स्पार्किंग को कम करने का काम आता है। किसमें, स्पार्किंग, जो आपके डीसी जनरेटर हो गया या डीसी मोटर हो गया, उसके अंदर जो आपका क्या है, अगर स्पार्किंग हो रही है इसके अंदर से, यानी कि मोटर डीसी मोटर के अंदर आपका स्पार्किंग हो रही है, तो स्पार्किंग को कम करने का, यानी कि डीसी जनरेटर के अंदर क्या है, स्पार्किंग को कम करने का काम करता है। ठीक है। ये लगा रहता है, ये आपके सीरीज फील्ड बाइंडिंग और क्या कहते हैं आर्मेचर बाइंडिंग के श्रेणी क्रम में लगा रहता है। कौन, इंटरपोल लगाता है। ठीक है। अच्छा, और ये आपके जो पोल होते हैं इंटरपोल, वो आपके मुख्य पोल के मध्य में स्थापित भी किए जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अपना ब्रश। ब्रश क्या करते हैं, और ब्रश का काम ये है, आपका जो कम्यूटेटर होता है आपका जो कम्यूटेटर होता है उस कम्यूटेटर के साथ फिसलता हुआ संपर्क स्थापित करना है। और साथ साथ में क्या करता है, आपका जो कम्यूटेटर से जो आपकी सप्लाई है उस सप्लाई को अपने बहाए बहाए, यानी इससे जो आपकी जुड़ी हुई कौन सी, फॉस्फर ब्रॉन्ज, यानी कि एयर स्प्रिंग जुड़ी हुई है, फॉस्फर ब्रॉन्ज की जो टाइप की स्प्रिंग जुड़ी है उसको वहाँ तक सप्लाई को पहुँचाना है। फिर वो क्या करेगी आपको, वो आपकी स्प्रिंग आपके पिगटेल तक ले जाएगी सप्लाई को, फिर वो पिगटेल कहाँ से ले जाएगी, वो आपकी जंक्शन बॉक्स से ले जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ब्रश के है ना, इसके दो काम है। पहला काम तो क्या है, कम्यूटेटर के साथ फिसलता हुआ संपर्क स्थापित करना। ठीक है, पहला काम हो गया। सेकंड काम क्या है इसका, जो कम्यूटेटर के साथ, कम्यूटेटर के अंदर जो आपकी सप्लाई है और आपकी उत्पन्न हो रही है, यानी कि कम्यूनिटी क्या कर रहा है, एसी को डीसी में भेजा है, तो डीसी सप्लाई को बाह्य प्रपंच में भेजने का काम करता है। ठीक है, ये दो काम है आपके ब्रश के। आपके ब्रश बात करूं, ब्रश आपके दो टाइप के बने होते हैं, एक तो आपके छोटे साइज के, एक बड़ी साइज के। तो देखो कम क्षमता के लिए, कम इफिशिएंसी वाले मोटर के लिए या कम जनरेटर के लिए किस किस प्रकार के ब्रश का प्रयोग करते हैं, वो करते हैं अपन कार्बन के प्रयोग करते हैं। और ज़्यादा क्षमता की हो, बड़े साइज की आपके ब्रश बनानी हो, तो उसमें अपन मिश्रित, यानी कि तांबा प्लस कार्बन का या फिर तांबा प्लस ग्रेफाइट के आपके ब्रश बनाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, और बात करें कि आपकी जो ब्रश की आकृति होती है, यानी कि ब्रश की जो शेप होती है वो आयताकार होती है। कैसी होती है, आयताकार आपकी शेप होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, बात करते हैं आपके कम्यूटेटर की। तो कम्यूटेटर क्या करता है, कम्यूटेटर का फंक्शन आपका एसी को डीसी में चेंज करना। क्या आपका, एसी को डीसी में चेंज करना है आपका, किसका, कम्यूटेटर को। कम्यूटेटर को अपन दूसरे नाम से किससे पुकारते हैं, वो आपका स्प्लिट रिंग। क्या आपका
स्प्लिट रिंग भी इसको बोल देते हैं, ध्यान रखना। आपको एग्जाम पूछ लेता है कि स्प्लिट रिंग क्या है या फिर कम्यूटेटर का एक ही बात है, तो कम्यूटेटर का दूसरा नाम क्या है, स्प्लिट रिंग है। इसके अलावा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं दिक् परिवर्तक। क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में बोलते हैं उसको दिक् परिवर्तक बोलते थे। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, काम क्या है इसका, एसी को डीसी में चेंज करना, या फिर अपन ऐसी बोल सकते हैं विद्युत धारा को यूनिडायरेक्शनल करना, यानी कि एक दिशीय करना। ये भी इसका क्या फंक्शन है। ओके, अच्छा ये बना किसका होता है, ये भी पूछ लेता है। ये आपको बना होता है आपका हार्ड ड्रॉन कॉपर का। किसका, हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है, यानी कि कठोर कथित तांबे का बना होता है। कहाँ लगा रहता है, ये आपके आर्मेचर के ऊपर लगा रहता है, इतना पता होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। आगे आपका थ्री फेज बाइंडिंग में बाइंडिंगों के मध्य कितने डिग्री का कोण बना होता है। तो देखो आपका थ्री फेज बाइंडिंग होती है, उस थ्री फेज बाइंडिंग में आपके 3 बाइंडिंग होगी। ठीक है, अच्छा उसमें एंगल पूछ रहा है कि वो एंगल कितने का बना रहता है। अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन ए 90 डिग्री का, ऑप्शन बी 180 डिग्री का, ऑप्शन सी 120 डिग्री का, ऑप्शन डी 45 डिग्री का। तो कितनी डिग्री का एंगल बना रहता है आपकी थ्री फेज मोटर बाइंडिंग के मध्य में, तो वो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 120 डिग्री का एंगल बना रहता है। ध्यान रखना, ये तीनों बाइंडिंगों के मध्य में, यानी कि आपस में 120 डिग्री के एंगल पर बनी रहती है। इससे मिलता जुलता कौन सा आपका थ्री फेज आपका है ना, जो फैन होता है, सीलिंग फैन होता है, वो सीलिंग फैन के अंदर आपकी तीनों पंखड़ी होती हैं। इन तीनों पंखड़ी के मध्य में कितनी डिग्री का एंगल रहता है, वो भी 120 डिग्री का एंगल रहता है। ठीक है, अच्छा ये भी बताना चाहिए। बात करें आपकी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री किस में होता है, आपकी सिंगल फेज बाइंडिंग होती है, यानी कि सीधी बात सिंगल फेज मोटर होती है। तो उस सिंगल फेज के अंदर आपकी 2 बाइंडिंग होंगी। क्या होंगी, एक तो आपकी रनिंग बाइंडिंग होती है, आपकी रनिंग बाइंडिंग होगी, और एक आपकी क्या होगी, स्टार्टिंग बाइंडिंग होगी। ठीक है, तो रनिंग बाइंडिंग और स्टार्टिंग बाइंडिंग इन दोनों के बीच में कितनी डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। तो ध्यान रखना, सिंगल फेज के अंदर आपकी बाइंडिंगों के मध्य कितनी डिग्री का एंगल रहेगा, 90 डिग्री का रहेगा। और जब बात करें किसकी, थ्री फेज मोटर की, और थ्री फेज मोटर के अंदर 3 बाइंडिंग के अंदर कितनी डिग्री का एंगल रहेगा, वो 120 डिग्री का एंगल रहेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने यहाँ पे फोर्थ में, डीसी जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग किसकी बनाई जाती है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि आपके डीसी जनरेटर के अंदर आपकी फील्ड वाइंडिंग होती है आपकी। ठीक है, इसके अलावा क्या आपकी फील्ड वाइंडिंग और सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है आपकी। इसके अलावा आपका आपकी आर्मेचर वाइंडिंग होती है, 3 बाइंडिंग होती है। अब पूछा क्या है, फील्ड बाइंडिंग किसकी बनी होती है। अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूं, तो ऑप्शन क्या ध्यान रखें, ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी पीतल। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, तांबा, यानी कि तांबा। देखो ध्यान रखना, जब भी तो आपसे बाइंडिंग पूछी जाए, चाहे वो आपकी जनरेटरी बाइंडिंग पूछी जाए, चाहे मोटर की बाइंडिंग पूछी जाए, चाहे अल्टरनेटर की बाइंडिंग पूछी जाए, चाहे ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग पूछी जाए, चाहे इंडक्शन मोटर की बाइंडिंग पूछी जाए, चाहे तुल्यकालिक मोटर पूछी जाए, यानी कि अगर मैं बात करूं किसी की बाइंडिंग पूछे किसी भी प्रकार की, अगर वाइंडिंग शब्द आ गया तो आपको है ना ध्यान रखना तांबा लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, तांबा। तो तांबा इसका राइट आंसर है, क्योंकि तांबे की विशेषता होती है कि इसमें चालकता क्या रहती है, बहुत ज़्यादा रहती है। क्या रहती है, चालकता इसकी बहुत ज़्यादा रहती है, और साथ साथ में क्या करते हैं, इसका प्रतिरोध भी कम रहती है। हालांकि अगर मैं देखना चाहूँ, तो आपको पता होगा कि तांबे से भी अच्छा चालक कौन होता है, तांबे से भी अच्छा चालक आपका सोना होता है, और सोने से भी अच्छा कौन सा होता है, चांदी होता है। अगर बात करूँ तो सबसे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो आपकी चालकता रहती है वो किसकी रहती है, वो चांदी की रहती है। किसकी रहती है, चांदी की। अगर चांदी के तुमने वायर कनेक्शन लगा दिए ना, अपनी जो कनेक्शन कर दी, लाइन लगा दी, तो आपके ना बहुत ज़्यादा जो लॉसेस होता है आपका वायरिंग का प्रतिरोध के माध्यम से, वो बहुत कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों, क्योंकि चांदी कैसी है, महंगी धातु है। अगर इसको अपनी लाइन में लगा दिया जाए, तो जो आपके पड़ोसी है, जो आपके मोहल्ले हैं, गांव वाले हैं, वो क्या करेंगे, चांदी को क्या कर देंगे भाई, सीधी सी बात है, जब महंगी धातु है तो उसको क्या करेंगे, अपने घरों के अंदर ले जाएंगे, इसको तोड़ लेंगे, ले जाएंगे। ठीक है, आपकी लाइन साहब आप लगाओगे कम और साहब पहले मिलेगी। तो इसलिए क्या चांदी की अपन क्या केवल नहीं लगाते, क्योंकि महंगी धातु है, और लोग उसको क्या चोरी करके ले जाएंगे। इससे क्या होता है कि इससे कम चालकता वाले होते हैं, जैसे अपना कॉपर हो गया, उसको अपन ज़्यादा प्रिपेयर देते हैं। ठीक है, कॉपर को होता है। लेकिन अब बात करते हैं कि कॉपर के माध्यम से, अब कॉपर की जगह अब एल्यूमिनियम की आने लगी। ठीक है, कॉपर भी कैसी होगी, महंगी धातु होगी, अब उसकी भी जगह अब क्या लगाने लगे, जो ओवरहेड कनेक्शन है, ओवरहेड लाइन जाती है, उसमें एल्यूमिनियम की जो है ना केबल, वो काम में लेने लगे। और एल्यूमिनियम के रूम में क्या कौन सा लेते हैं, वो लेते हैं ACSR। कौन सा लेते हैं, ACSR आपकी बाइंडिंग लेते हैं, जो अपनी ओवरहेड लाइन के अंदर जा रही है। घरों के बाहर जो आपकी लैपटॉप पे लाइन होती है ना, वो कौन सा तार जाता है, वो ACSR जाता है, यानी कि एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स जाता है। ठीक है, अच्छा उनकी बात तो होगी।
चलो, लेकिन मैं तो बात उसकी कर रहा हूँ ना, बाइंडिंग की, यानी कि मोटर की बाइंडिंग अपन करते हैं, तो बॉन्डिंग मोटर की बाइंडिंग में अपन किसे करते हैं, वो तांबे का करते हैं, ठीक है, किसका। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको ये बताता हूँ, जरूर थोड़ी है कि तांबा की होती है, तांबा के अलावा अपन क्या एल्यूमिनियम की बना सकते हैं, और भी मिश्र धातु की बना सकते हैं, बना तो सकते हैं, लेकिन क्या अपन को प्रीफर किसको देना है, तांबे का देना है, ठीक है। बनाने को तो आपको एल्यूमिनियम की बनती है, आपकी मिश्र धातु की बनती है, लेकिन वो बाइंडिंग क्या होती है, ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है, मतलब कुछ समय के बाद क्या है, वो बस्ट हो जाती है, यानी कि खराब हो जाती है, ठीक है। लेकिन कॉपर ऐसी चीज़ होती है जो उसको लंबे समय तक चलती रहती है और टिकाऊ रहती है, ओके। तो आपको ना जब भी तुम्हें एग्जाम में मिले कि किसकी बाइंडिंग बनाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना तांबे का लगाना है, ठीक है। हालांकि एल्यूमिनियम की बनाई जाती है, लेकिन आपको एल्यूमिनियम के ऑप्शन को चूज नहीं करना है, क्या करना है, आपको तांबा ही लगाना है, ओके। और जब आपको पूछा जाए कि आपकी ओवरहेड लाइन होती है, यानी कि जो आपकी बाहर लैपटॉप पर जो आपकी सप्लाई जाती है जिन तारों के माध्यम से, वो तार किसके बने होते हैं, तो वो तार बने होते हैं आपके ACSR के, यानी कि एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड के, ओके। ये आपको बताना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका DC मोटर की गति परिवर्तित की जाती है। अगर मैं बात करूँ इसके ऑप्शन की, फील्ड वाइंडिंग के संयोजन तार बदलकर, ऑप्शन बी आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन तार बदलकर, ऑप्शन A और B दोनों, ऑप्शन A या B दोनों, ठीक है। अब मैं बात करूँ इसकी DC मोटर की गति परिवर्तित की जाती है। अब देखो हमें क्या जरूरत पड़ती है, कभी कभार क्या होता है, आपकी DC मोटर की बाइंडिंग को अपन जब क्या कहते हैं लगाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, उसके बाइंडिंग के कनेक्शन उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। उल्टे हो जाने पे क्या होता है, आपकी जो मोटर की जो डायरेक्शन है वो सीधी चलने की जगह उल्टी घूमने लग जाती है। अब जब मोटर की गति आपकी उल्टी घूमेगी, तो मुझे तो सीधी चलानी है ना, तो क्या करना चाहिए, फिर इसके लिए आपको दो पाया, ठीक है, दो पाया आपके, या तो आप फील्ड वाइंडिंग के जो आपके कनेक्शन है उसको चेंज कर दो, या फिर क्या करना है आपको, आर्मेचर वाइंडिंग के कनेक्शन चेंज कर दो, ठीक है, दो पाया। या तो आपके पास क्या है ऑप्शन, ये है कि या तो फील्ड वाइंडिंग के कनेक्शन चेंज कर दो, तो आपकी मोटर की गति क्या है, परिवर्तित हो जाएगी, या फिर आप ये करो, अगर फील्ड वाइंडिंग की नहीं करना चाहते हो तो आर्मेचर की वाइंडिंग की कर दो, तब भी आपकी क्या है, मोटर की गति चेंज हो जाएगी, यानी कि परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ऐसा किया कि दोनों बाइंडिंगों को चेंज कर दिया, फील्ड बाइंडिंग को भी चेंज कर दिया और आर्मेचर बाइंडिंग को भी चेंज कर दिया, तब उस कंडीशन में आपकी मोटर की गति चेंज नहीं होगी, परिवर्तित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों बाइंडिंग को तुम चेंज कर दोगे, तो उस कंडीशन में आपकी मोटर गति यथावस्थ जैसी स्थिति में चल रही थी वैसी ही चलती रहेगी, ठीक है, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो फिर आपको फील्ड बाइंडिंग की कनेक्शन चेंज करो, या फिर आर्मेचर की बाइंडिंग की चेंज करो, इन दोनों में से किसी एक की करना है, ठीक है, ना कि दोनों को। आपके एग्जाम में ये पूछा गया है कि यदि DC मोटर की फील्ड बाइंडिंग और आर्मेचर बाइंडिंग दोनों को अगर परिवर्तित कर दिया जाए, दोनों बाइंडिंगों के कनेक्शन को परिवर्तित कर दिया जाए, तो मोटर की गति पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये आ चुका है आपका एग्जाम में, आपका GML में पूछा जाए, टेक्निकल में पूछा जाए, DRDO में आ चुका है, ये ALP में आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको जरूर आपको इंडिकेट नहीं करता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के। तो देखो उस टाइम पे आपको पूछा था कि गति बढ़ जाएगी, ये गति उल्टी हो जाएगी, ये गति क्या कहते हैं समान दिशा में चलेगी, या फिर क्या होगा। तो देखो दोनों बाइंडिंगों के कनेक्शन चेंज करेंगे तो क्या होगा, गति आपकी यथावस्था अवस्था में चलती रहेगी, यानी कि जिस गति से घूम रही थी उसी अवस्था में चलती रहेगी। तो ये गलती मत करना, ठीक है, ये आया हुआ आपका एग्जाम में, ओके। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन D, यानी कि या तो A या B, या तो फील्ड बाइंडिंग की चेंज करो या फिर आर्मेचर बाइंडिंग की चेंज करो, ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर मैं बात करूँ आपकी फील्ड बाइंडिंग और आर्मेचर बाइंडिंग, इन दोनों में देखे जाए, तो फील्ड बाइंडिंग क्या होगी आपकी, फील्ड बाइंडिंग आपकी फील्ड पे होगी, और आर्मेचर बाइंडिंग भी आर्मेचर पे होगी। इन दोनों में देखा जाए तो रेजिस्टेंस किसका सबसे कम रहता है, इसमें रेजिस्टेंस का मान सबसे कम होता है आपका आर्मेचर बाइंडिंग का, किसका, आर्मेचर बाइंडिंग का, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर का तेल कार्य करता है, ऑप्शन A कुचालक का, ऑप्शन B शीतलता का, ऑप्शन C A और B दोनों का, ऑप्शन D A अथवा B दोनों। देखो ट्रांसफार्मर का अंदर जो आपका तेल होता है, तो वो तेल क्या काम करता है। अगर मैं इसकी ऑप्शन की बात करूँ तो राइट आंसर क्या है इसका, राइट आंसर आपका ऑप्शन C, यानी कि A और B दोनों। ट्रांसफार्मर होता है, उसके अंदर आपका ऑयल भरा रहता है। वो ऑयल कौन सा होता है, वो होता है आपका खनिज तेल, क्या होता है आपका, खनिज तेल होता है आपका, ठीक है। इसे अपन क्या बोल देते हैं, खनिज तेल या मिनरल ऑयल बोल देते हैं। इसके अलावा सिंथेटिक ऑयल भी काम आता है, ठीक है, सिंथेटिक ऑयल बोल दो उसको, या फिर खनिज तेल बोल दो, ये बोलता है। अधिकतर किसी चीज़ में आपका खनिज तेल पूछता है, तो खनिज तेल आपको पता रहा है, ओके। अच्छा, अब देखो खनिज तेल की क्या विशेषता है, खनिज तेल की विशेषता ये होती है, एक तो ये कि ये आप कुचालक का काम करता है, किसका, कुचालक का काम करता है।
इसके साथ साथ में क्या था, ये शीतलता का प्रदान भी करता है, शीतलता का प्रदान भी करता है, यानी कि शीतलन का भी काम करता है, ठीक है, कूलिंग का भी काम करता है, दोनों काम करता है आपका ये कौन, ट्रांसफार्मर ऑयल, ठीक है। तो शीतलता और कुचालका, देखो आप जैसे क्या होता है, आपकी ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर आपकी बाइंडिंग क्या आपकी डूबी रहती है, डूबी रहती है और डूबी रहनी होती है। अगर ये चालक होता तो पता क्या होता, अगर चालक होता तो आपके दोनों बाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट हो जाती, और शॉर्ट सर्किट हो जाती तो आपका ब्लास्ट कर जाता आपका ट्रांसफार्मर, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है वो आपका चालक रहता है, उसमें किसी प्रकार की विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। हाँ, और साथ साथ में क्या है, वो शीतलन का काम भी कर लेता है। शीतलन का काम ऐसे करता है, जब बाइंडिंग गर्म होती है तो वो उसकी उष्मा को ले जाके वो अपना ऊपर ले जाके जो आपको फिन्स है ना, फिन्स बाहर आपके निकली थी, फिन्स निकलती है, उनमें से प्रोवाइड करता है। और फिर वो फिन्स क्या करती हैं, अब वायु के संपर्क में आती हैं, और वायु के संपर्क में आकर वो ठंडी होती है, और ठंडी होने के बाद में ऑयल भी ठंडा होता है, फिर नीचे पेंच में बैठता है, फिर वापस से वही प्रोसेस चलती है, गर्म होता है तो वापस से ऊपर पहुँचेगा, फिर फिन्स में आएगा, फिर वापस से पेंच में आएगा, ये प्रोसेस इसकी चलती रहती है, ठीक है। अच्छा, तो इस टाइप से क्या है, आपको क्या लगाना है, आपको ट्रांसफार्मर ऑयल क्या करता है आपका, वो आपका कोचाला का काम करता है, साथ में क्या करता है आपका शीतलन का काम भी करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, कौन सी मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, ठीक है, यानी कि स्वतः चालित नहीं होती। अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ, थ्री फेज प्रेरण मोटर, ऑप्शन बी तुल्यकालिक मोटर, ऑप्शन सी स्थायी कैपेसिटर मोटर, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। देखो बात करें आपकी सेल्फ स्टार्ट, तो सेल्फ स्टार्ट के लिए क्या जरूरी है, पहली तो बात सेल्फ स्टार्ट के लिए जरूरी है, कोई भी मोटर को अगर तुम्हें सेल्फ स्टार्ट बनानी है तो उस मोटर के अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना पड़ेगा, यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करना पड़ेगा, ओके, यानी कि घूर्णन करने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना पड़ेगा। और घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न होगा, जब कम से कम दो फेज हो, उसके अंदर कम से कम दो फेज होंगे, आपके दो फेज होंगे तो ही आपका घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अदरवाइज अगर आपका एक फेज है तो वो कतई आपको घूमने वाला नहीं होगा। अब देखो कौन सी हो सकती है, अब जिसमें दो फेज हो, कम से कम दो फेज वाली बाइंडिंग तो होनी चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूँ, जितनी भी सिंगल फेज मोटर है वो सब की सब कैसी होती है, आपकी नॉन सेल्फ स्टार्ट होती है, यानी कि स्वतः चालित नहीं होती। सिंगल फेज मोटर आपकी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, बल्कि थ्री फेज मोटर आपकी सेल्फ स्टार्ट होती है, ठीक है। अच्छा, तो इसका राइट आंसर का मैं अगर टिक लगाऊं तो क्या है इसका, ऑप्शन बी, यानी कि बी और सी दोनों। तो मैंने आपको इतना तो मैंने बता दिया कि जितनी भी आपकी सिंगल फेज मोटर होती है वो सब की सब क्या रहती है, नॉन सेल्फ स्टार्ट होती है। और सिंगल फेज मोटर के अंदर कौन कौन सी होती है, भाई सीधी सी बात है, अब कौन कौन सी होती है, अगर मैं गिनाऊँ आपको, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर मोटर, इसके अलावा यूनिवर्सल मोटर, ठीक है। इसके अलावा बात करें आपको सैडल पोल मोटर, स्प्लिट रिंग मोटर, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा बात करें आपके क्या कहते हैं, रिपल्सर मोटर, स्टेपर मोटर, स्टेसिस मोटर, ठीक है। ये सब के सब कैसी आपकी सिंगल फेज मोटर आपकी, ठीक है, ये आपकी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही फेज होता है, क्या होता है, एक फेज होता है, और एक फेज की वजह से ये इसमें आपका घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता, बल्कि कैसे होता है, स्पंदित करने वाला, यानी कि पल्स सेटिंग वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो अपनी जगह पे पल्स सेटिंग करता रहता है, ठीक है। वो आपका क्या घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता, जिसकी वजह से ये आपकी मोटर घूमने वाली नहीं होती, ओके। अच्छा, इसके अलावा मैं बात करूँ, आपका सिंगल फेज मोटर तो है ही है, इसके अलावा तुल्यकालिक मोटर, यानी कि सिंक्रोनस मोटर भी आपकी कैसे रहती है, सिंक्रोनस मोटर भी आपकी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, बल्कि कैसे रहती है, वो भी आपकी नॉन सेल्फ स्टार्ट होती है। उसमें क्या करना पड़ता है, आपके जो रोटर को उसको पहले तुल्यकालिक गति पे लेके आना पड़ता है, ठीक है। जब वो तुल्यकालिक गति पे आता है फिर इसके स्टेटर को सप्लाई देते हैं, फिर आपकी मूवमेंट करता है। तो ध्यान रखना, आपकी है ना सिंगल फेज मोटर होगी वो, और साथ में तुल्यकालिक मोटर होगी वो, ये दोनों मोटर ऐसी हैं जो आपकी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। बकाया जो थ्री फेज मोटर होती है, थ्री फेज के अंदर देखा जाए तो थ्री फेज स्लिपिंग मोटर, थ्री फेज स्क्विरल केज मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, ये सब के सब कैसे होती हैं, सेल्फ स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी और सी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना, ओके। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया, देखो सेल्फ स्टार्ट का मतलब होता है कि आपने सप्लाई दी और तुरंत आपकी मोटर चल जानी चाहिए, ये होता है आपका सेल्फ स्टार्ट। अब तुम सोच रहोगे सर ऐसे तो आपका सिंगल फेज मोटर होती है, जो आपका सीलिंग फैन होता है, टेबल फैन होता है, तो उसमें भी तो अपन कहते हैं सप्लाई देते हैं और वो आपका घूमने लग जाता है, तो वो भी तो होनी चाहिए सेल्फ स्टार्ट, वो भी तो सेल्फ स्टार्ट है। मैं कहूँगा नहीं, वो नहीं है।
बल्कि क्या होता है पता है, आपकी जो सीलिंग फैन होता है और ये टेबल फैन होता है और सिंगल फेज मोटर होती है, इसमें अपन क्या करते हैं, सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है उनको, सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। कैसे? उसमें क्या करते हैं अपन पता है, जो आपकी एक बाइंडिंग होती है आपकी सिंगल फेज मोटर के अंदर, आपकी एक बाइंडिंग होगी और उस बाइंडिंग को मैं क्या करूँगा, दो भागों में तोड़ दूंगा। क्या करूँगा? दो भागों में तोड़ूंगा। और दो भागों में तोड़ दूंगा तो एक को मैं क्या लगा दूंगा, स्टाफ से लगा दूंगा, और एक को मैं क्या लगा दूंगा, उसके नीचे लगा दूंगा, यानी कि समांतर डिग्री, सॉरी दोनों के बीच में 90 डिग्री के कोण पर डिस्प्लेसमेंट कर दूंगा। यानी कि एक बाइंडिंग को दो भागों में तोड़ दूंगा। ठीक है, फिर क्या होगा, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि एक बाइंडिंग तो आपकी कहलाएगी स्टार्टिंग बाइंडिंग और एक बाइंडिंग कहलाएगी आपकी रनिंग बाइंडिंग। अच्छा, फिर क्या होगा, फिर ये होता है कि जब मैं इसमें सप्लाई दूंगा तो क्या होगा, इन दोनों बाइंडिंगों में क्या अपना अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अर्थात ये दोनों बाइंडिंग क्या करती हैं, अपना अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगी, और अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगी तो ये एक फेज को दो फेज के अंदर, यानी कि एक बाइंडिंग को मैंने दो भागों में तोड़ा तो अपनी दो बाइंडिंगों के अंदर अलग अलग चुंबकीय चित्र उत्पन्न होगा, और ये कैसे होगा, ये अपना घूमने वाला चुंबकीय चित्र उत्पन्न कर लेती हैं आपस में। फिर क्या है, आपका रोटेशन के माध्यम से आपकी मोटर है वो आपके चलने लग जाती है। ठीक है, तो बल्कि क्या होता है, सिंगल फेज के अंदर अपनों का जो मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, बल्कि उसको बनाया जाता है। कैसे? एक वाइंडिंग को दो भागों में तोड़ के। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, जो कैपेसिटर होता है वो कैपेसिटर क्या करता है, वो आपका मैकेनिकल फोर्स देता है, यानी कि एक तरह से क्या देता है, वो यांत्रिक बल देता है। जब आपकी सप्लाई जाती है तो सप्लाई जाने के बाद वो स्टार्टिंग में एनर्जी को स्टोर कर लेता है, फिर वो इस एनर्जी को स्टोर करके थोड़ा सा धक्का देता है। ठीक है, यानी कि अपने सिंगल फेज मोटर है उसको अपन थोड़ा सा धक्का देते हैं तो वो क्या अपने फिर वो अपनी ऑटोमेटिक स्पीड से चलती रहेगी। क्या मैं इस कैपेसिटर को निकाल दूं तो क्या मोटर चलेगी? नहीं चलेगी तो सही, लेकिन बहुत कम गति से चलेगी, हो सकता है नहीं चलेगी, उसको धक्का लगाने की जरूरत पड़े। जब अपन को धक्का दे देंगे फिर वो चलती रहेगी। ठीक है, तो कैपेसिटर अपना बेसिक रूप से क्या करता है, वो क्या करता है, आपका एनर्जी को स्टोर करके धक्का देता है, यानी कि मोटर को क्या है, स्टार्टिंग में आप स्टार्टिंग के अंदर घूमने के लिए बल प्रदान करता है। ठीक है, ये काम है उसका। ओके, तो अगर तुमसे कोई पूछ ले कि आपकी सिंगल फेज मोटर आपकी सेल्फ स्टार्ट होती है कि नहीं होती है, तो आपको क्या जवाब देना है, नहीं होती, बल्कि बल्कि उसे क्या कहती है, बल्कि उसको सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? एक बाइंडिंग को दो भागों में तोड़ के। ठीक है, ध्यान रखना। ओके गाइस, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपना, रेलवे ट्रैक्शन कार्यों में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? तो देखो, रेलवे ट्रैक्शन कार होते हैं, जो ट्रैक्शन मशीन आपने देख रखी होगी। कभी कभार क्या है, जब आप रेलवे के माध्यम से सफर करते हो तो बीच में हमें ना पीली पीली टाइप की क्या है, आपकी वो दिखाई देती है, रेलगाड़ी की मशीन सी दिखाई देती होगी पिछली, ट्रैक पर खड़ी रहती है, जो गिट्टियों के रूप में गिट्टी नहीं होती है, पटरी के अंदर होती है, उनको सही करने के काम आती है, तो वो ट्रैक्शन मशीन बोला जाता है। मतलब ट्रैक्शन में उसमें क्या होता है, आपका ट्रैक्शन होती है मशीन, उसमें हैवी लोड चाहिए। हैवी लोड के साथ साथ में क्या चाहिए, स्टार्टिंग टॉर्क भी बहुत ज़्यादा हाई चाहिए। क्या चाहिए? हाई, यानी कि ताकत चाहिए। अगर मैं बात करूँ सीधी तौर पर, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है बलागुड़। अब बलागुड़ को अपन क्या बोलते हैं, ताकत बोलते हैं। जिसकी ताकत ज़्यादा होगी वो ज़्यादा काम कर पाएगा, है ना, ज़्यादा अपना भारी वजन उठा सकता है, ज़्यादा हैवी लोड उठा सकता है, वही तो बात होगी ना। अच्छा, तो देखो ट्रैक्शन मशीन में क्या है, ट्रैक्शन मशीन की बात करें, आपका टॉर्क की है, वो टॉर्क ज़्यादा टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है, तो टॉर्क जिसका ज़्यादा होगा उसमें ये मोटर कम आएगी। अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन क्या क्या रखा है, ऑप्शन ए डिफरेंशियल मोटर, ऑप्शन बी स्टेपर मोटर, ऑप्शन सी डीसी सेंटर मोटर, ऑप्शन डी डीसी श्रेणी मोटर। तो देखो इसमें से अगर राइट आंसर है मैं क्या लगाऊँ, तो क्या आपका ऑप्शन डी, यानी कि डीसी श्रेणी मोटर। देखो अपनी डीसी थ्री मोटर होती है, उसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा रहता है। क्या रहता है? बहुत ज़्यादा रहता है, यानी कि हैवी लोड के लिए काम में आती है। ठीक है, देखो आपकी ये ट्रैक्शन मशीन होगी उसमें काम आती है। इसके अलावा जो आपकी क्रेन होती है उस क्रेन में भी काम आती है। एलिवेटर होता है, एलिवेटर मतलब एक सामान को दूसरे ऊंची वाले स्थान पर पहुंचाने के लिए भी एलिवेटर का प्रयोग करते हैं। तो उसमें भी आपके क्या हैवी लोड यानी कि हैवी टॉर्क की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा क्या होता है, हॉइस्ट क्रेन, यानी कि जो हॉइस्ट क्रेन होती है वो भी काम आती है। जो हॉइस्ट क्रेन होगी, एलिवेटर हो गया, ये किस काम आते हैं, ये अपनी कंपनियों काम आते हैं। कंपनियों में क्या, जहाँ पे आपको ज़्यादा सा वजन उठाना है, उच्च लोड उठाना है, तो वहाँ पे ही काम आती है। लिफ्ट होगी, लिफ्ट में भी काम आती है। लिफ्ट हो गया, हॉइस्ट क्रेन हो गया, ट्रैक्शन हो गया, ट्रैक्शन कारम हो गया, है ना। इसके अलावा क्या है आपका जो एलिवेटर हो गया, उसमें ये डीसी सीरीज मोटर काम आती है। और क्यों काम आती है, क्योंकि ये क्या करती है, इनका स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा रहता है, और स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा रहेगा तो क्या करेगा, ये हैवी लोड को उठा सकता है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या है, हैवी लोड के लिए डीसी सीरीज मोटर। इसके लिए बात करूँ डीसी सेंटर मोटर क्या होती है, डीसी सेंटर बिल्कुल कैसे रहती है, सिंपल रहती है मोटर आपकी। मतलब इसमें क्या, इसकी गति बिल्कुल समान रूप से चलती रहती है, ज़्यादा इसका स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा नहीं रहता, बिल्कुल समान रहता है। इसका उपयोग समान तौर से किस में करते हैं, अधिकतर चार्जिंग करने में।
चार्जिंग करने में काम कर देते हैं। इसके अलावा जो फील्ड वाइंडिंग को एक्साइटर के रूप में यानी कि उत्तेजक के रूप में भी इसका प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा बात करते हैं स्टेपर मोटर। तो स्टेपर मोटर आपकी सिंगल फेज मोटर है, सबको पता है। इसके अलावा डिफरेंशियल मोटर, तो डिफरेंशियल मोटर भी आपकी डीसी मोटर का टाइप है आपका। ठीक है, चलो तो देखो ये हो गया आपका। आगे देखिए, ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग पतला होता है? अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करूं, ऑप्शन ए बेस, ऑप्शन बी अमीटर, ऑप्शन सी कलेक्टर, ऑप्शन डी तीनों। तो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर आपकी कैसी है? आपकी अर्धचालक युक्ति है। ठीक है, इसके तीन टांग होती है। कितनी होती है? तीन टांग। एक तो होती है आपकी अमीटर होता है, एक अपना बेस होता है, एक अपना कलेक्टर होता है। तो ध्यान रखना अमीटर, बेस, कलेक्टर। और आपको पता होना चाहिए ट्रांजिस्टर कैसी अर्धचालक युक्ति है। और ट्रांजिस्टर किसका बनाया जाता है? अर्धचालक पदार्थों का। अर्धचालक अर्धचालक पदार्थ कौन कौन से हैं? सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम, ठीक है, स्टेनम, कार्बन, प्लम्बम, ठीक है, ये सब कैसे हैं? आपके अर्धचालक पदार्थ हैं। लेकिन ज़्यादातर जो आपके ट्रांजिस्टर वो आपके सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। ठीक है, किसके बनाए जाते हैं? सिलिकॉन के। सबसे ज़्यादा सिलिकॉन पाए जाते हैं क्योंकि सिलिकॉन की मात्रा अपने यहाँ पे इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और इसका जो प्रॉपर्टी है वो जर्मेनियम की अपेक्षा ज़्यादा होती है, इसलिए सिलिकॉन का अपन ज़्यादा यूज में लेते हैं। किसमें? अर्धचालक बनाने में। तो ट्रांजिस्टर भी अपना किसका बनाया जाता है? सिलिकॉन का बनाया जाता है। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर में होता है क्या? इसके तीन सिरे होते हैं, अमीटर, बेस, कलेक्टर। ठीक है, अच्छा पूछा क्या है कि इसका सबसे पतला भाग कौन सा होता है? तो पतला भाग कहाँ रहेगा आपका? बीच में रहेगा, यानी कि बेस में रहेगा। क्या रहेगा? बीच में, बेस में पतला रहता है ये। ठीक है, पतला भी रहता है और छोटा भी रहता है। क्या रहता है? पतला भी रहता है, छोटा भी रहता है, ये बेस होता है। सबसे बड़ा भाग की बात करें तो सबसे बड़ा भाग कौन सा रहता है? आपका कलेक्टर रहता है। क्या रहता है? कलेक्टर बोलते हैं उसको, हिंदी बोलते हैं उसको संग्राहक बोल देते हैं। और बेस को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। ठीक है, और कलेक्टर से छोटा लेकिन बेस से बड़ा कौन होता है? अमीटर होता है। इस अमीटर को अपने हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्सर्जक बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, चलो आगे देखते हैं इसको। पेन स्टॉक किस विद्युत संयंत्र का भाग होता है? तो पेन स्टॉक होता है। अगर मैं इसके पूछा है कि किस विद्युत संयंत्र का भाग है, ऑप्शन की बात करूं, ऑप्शन ए तापीय विद्युत संयंत्र, ऑप्शन बी हाइड्रो विद्युत संयंत्र, ऑप्शन सी नाभिकीय संयंत्र, ऑप्शन डी बायोगैस संयंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि हाइड्रो विद्युत संयंत्र। अब देखो हाइड्रो पावर प्लांट होता है तो उसमें क्या होता है? आपका जैसे बांध होता है, पीछे है ना बांध होता है, आपका पानी यहाँ का बांध रहता है और यहाँ पे आपका क्या एक पाइप होता है, यानी कि जो स्टील का आपका जो पाइप बना रहता है वो रहता है। और यहाँ अपना क्या रहता है? टरबाइन रहता है, आपका टरबाइन रहता है। ठीक है, अच्छा जो स्टील का पाइप होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? पेन स्टॉक बोलते हैं। तो ये पेन स्टॉक किसके अंदर आता है? हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर आता है। वो क्या करता है? आपका जो आपका डैम होता है, बांध होता है, वहाँ से पानी को ले जाके वो कहाँ ले जाता है? आपका टरबाइन तक ले जाता है। और टरबाइन पर क्या है? वो पानी को डालता है, फिर जिससे क्या टरबाइन आपकी मूव करती है, चलती है। फिर टरबाइन से अपन क्या करते हैं? कपलिंग जोड़ते हैं। कपलिंग यानी कि अपनी देसी भाषा में क्या बोलते हैं? उसको जॉइंट बोलते हैं। जॉइंट जोड़ते हैं और जॉइंट यानी कि कपलिंग के माध्यम से अपन अल्टरनेटर जोड़ते हैं। तो अल्टरनेटर भी क्या करेगा? जैसे टरबाइन मूव करेगा चलेगा, वैसे आपके अल्टरनेटर भी घूमेगा। और अल्टरनेटर घूमेगा तो क्या करेगा? अपना विद्युत का उत्पादन करेगा और अपने को विद्युत वहाँ पे मिलने लग जाएगी। तो पूछा है कि पेन स्टॉक किसका होता है? पेन स्टॉक आपका हाइड्रो पावर प्लांट का होता है। इसके अलावा मैं बात करूँ कि हाइड्रो प्लांट में कौन कौन से भाग होते हैं? पहला तो अपन डैम हो गया, है ना, पहले तो डैम हो गया। इसके अलावा क्या होता है? आपका स्पिलवे हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या है? आपका वाल्व हाउस हो गया। उसके बाद पेन स्टॉक हो गया। उसके बाद 4 वे हो गया। क्या 4 वे हो गया। उसके बाद सर्च टैंक हो गया। सर्च टैंक के बाद क्या होता है? आपका सर्च टैंक के बाद आता है आपका पंप हाउस हो गया। इसके बाद आपका टरबाइन होगा, जल टरबाइन हो गया। उसके बाद अल्टरनेटर हो गया। फिर क्या? आपका कंट्रोल पैनल हो गया। बस इतना सा सब किसी के पार्ट आपके हाइड्रो पावर प्लांट के हैं। ध्यान रखना हाइड्रो पावर प्लांट को अपन ग्रीन जो आपका वो रहता है ग्रीन प्लांट भी कह देते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रो प्लांट में क्या होता है? किसी प्रकार का कोई प्रदूषित नहीं होता, कोई भी प्रदूषण नहीं होता। क्यों? इसमें पानी की जरूरत पड़ती है, सीधी सी बात है। और पानी से ये थोड़ी कि अपने कुछ जल रहा है कुछ हो रहा है ना। तो इसमें क्या है? किसी भी प्रकार के प्रदूषण की जरूरत नहीं होती, किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता, इसलिए इसे ग्रीन प्लांट भी बोलते हैं। ओके, अच्छा लेकिन क्या होता है? इसकी सबसे बड़ी कमी ये होती है कि ये क्या प्लांट बहुत कम मात्रा में विद्युत का उत्पन्न करते हैं। इंडिया के अंदर, भारत के अंदर बहुत कम विद्युत का उत्पन्न करते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लांट है ना बिल्कुल पानी पर डिपेंड है। जब पानी होगा बांध के अंदर तभी तो आपकी बिजली बनेगी। ठीक है, अपन बोलते नहीं कि पानी से बिजली बन रही है, ये थोड़ी कि पानी को कन्वर्ट कर दिया और सीधे बिजली बन गई ना। पानी से तो अपन क्या करते हैं? केवल टरबाइन को चलाते हैं। क्या चलाते हैं? टरबाइन को चलाए जाते हैं। और टरबाइन से क्या करते हैं? अल्टरनेटर चलाते हैं। बेसिक रूप से अपन को करना है अल्टरनेटर तो घुमाना है, तो टरबाइन से अपन किस से चलाते हैं?
टरबाइन से चलाते हैं अपन किसको, अल्टरनेटर को। फिर अल्टरनेटर क्या करता है, आपका विद्युत बनाता है, ठीक है। तो पानी से अपन क्या करते हैं, पानी से तो केवल टरबाइन को चलाने का काम आता है, ठीक है। तो आपसे जब पूछ रही कह दिया जाता है कि पानी से बिजली बन रही है, तो पानी से थोड़ी का पानी से बन रही है, बल्कि पानी का यूज लेते हैं किसमें, टरबाइन को चलाने में। और टरबाइन किसका काम करता है, वो अल्टरनेटर को घुमाने का काम करता है। और फिर अल्टरनेटर से क्या होता है, आपका विद्युत बनती है, ठीक है। अच्छा, बात कर रहे हैं आपका सबसे कम होती है इसकी बिजली, पानी पर डिपेंड कर रहते हैं। और जब पानी होती तभी ये प्लांट चलते हैं, पानी नहीं होता तो ये प्लांट आपके बंद पड़े रहते हैं। जैसे बरसात के टाइम पर ये प्लांट आप खूब चलते हैं, लेकिन बके टाइम पे क्या रहते हैं, ठप पड़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, बात करूँ कि सबसे अधिक जो विद्युत का उत्पादन हो रहा है अपने इंडिया के अंदर, वो किस प्लांट से हो रहा है, वो हो रहा है आपका तापीय शक्ति संयंत्र से, यानी कि थर्मल पावर प्लांट से हो रहा है। क्यों, थर्मल पावर प्लांट में क्या जरूरत पड़ती है, आपको कोयले की जरूरत पड़ती है। और कोयले से अपन क्या करते हैं, कोयले को अपन जलाते हैं और पानी को, जो आपका बॉयलर होता है, उस बॉयलर के अंदर पानी को गर्म करते हैं। और पानी को गर्म करने के बाद क्या होता है, उस पानी को गर्म करने के बाद उसकी भाप बनाई जाती है। और फिर भाप से क्या करते हैं अपन, भाप टरबाइन चलाई जाती है। और फिर भाप टरबाइन से क्या करते हैं अपन, अल्टरनेटर को चलाते हैं। और फिर अल्टरनेटर से क्या करते हैं, विद्युत का उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो आपकी विद्युत बन रही है इंडिया के अंदर, वो आपकी तापीय शक्ति संयंत्र से बन रही है, ठीक है। लेकिन इनकी दक्षता बहुत कम होती है, 30% से भी कम होती है इनकी, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और कौन सा आपका नाभिक शक्ति संयंत्र होता है। नाभिक शक्ति संयंत्र क्या है आपका, लेकिन ये इसमें क्या है, आपकी विद्युत की मात्रा बहुत तेज बनती है, बहुत ज़्यादा बनाता है। लेकिन सबसे बड़ी हानिकारक ये भी रहती है, ठीक है। हानिकारक ये रहता है कि अगर इसमें कोई रेडिएशन आपका निकल गया, गलती से ये प्लांट आपका कहीं से वो क्या कहते हैं लीकेज हो गया, तो आपके ना जन माल की हानि बहुत तादाद में करेगा। क्योंकि इसमें से रेडिएशन निकलते हैं, क्या निकलते हैं, हानिकारक रेडिएशन निकलते हैं, जो व्यक्ति की मृत्यु कर देते हैं, यानी कि अलग अलग तरह की बीमारी पैदा कर देते हैं। रेडिएशन इसके जो किरणें होती हैं वो बहुत घातक होती हैं, जो मानव शरीर पर बहुत कुघात प्रभाव डालती है। अपने इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ है, अपने इंडिया की बात करें, अपने राजस्थान के अंदर कहाँ है, अब राजस्थान के अंदर आपका रावत भाटा के अंदर है। इसके अलावा क्या है आपका, इसके अलावा क्या है आपका, क्या जैसे कलपक्कम हो गया आपका, ठीक है, कलपक्कम हो गया। इसके बाद केगाम हो गया आपका, ठीक है, केगाम में कर्नाटक में हो गया, गुजरात में हो गया, यूपी में हो गया, ठीक है। उसमें ये कैसे आपके नाभिकीय प्लांट आपके लगे हुए हैं, ठीक है। चलो, बायोगैस को क्या होता है, बायोगैस प्लांट आपका ये होता है, जैसे आपके सड़ी गली जो भी आपकी वस्तु होती है, खाद आपके गोबर हो गया, ठीक है, क्या कहते हैं, खेती का जो भी आपका कचरा हो गया, उनसे अपनी बिजली बनाते हैं, किससे, बायोगैस माध्यम से, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, बायोगैस अपनी और कहाँ निकलती है, बायोगैस के रूप में देखा जाए तो मीथेन गैस निकलती है। धान के खेत होते हैं, तो वहाँ पे मीथेन गैस निकलती है। इसके अलावा क्या होता है, जो आपके पशु होते हैं, पशु जो ज्वाली करते हैं, उस ज्वाली करते समय भी आपकी मीथेन गैस निकलती है, ठीक है। तो वहाँ से बायोगैस आपकी यहाँ पे निकलती है, यानी कि कचड़े से जो भी बिजली बनाई जाती है, उसमें बायोगैस आपकी मुख्य रूप से काम में ली जाती है। और बायोगैस के रूप में कौन सा मुख्य घटक होता है, मीथेन गैस का होता है, ठीक है। चलो, तो इसका राइट आंसर क्या था, पेन स्टॉक किसका भाग है, आपका हाइड्रो विद्युत संयंत्र का, ओके। चलो, तो ओके गाइस, तो फिर आपका ये 10th क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए, ठीक है। मैंने पूरी डिटेल बताने की पूरी कोशिश करी है। फिर भी कोई कमी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हो, और मैं उसकी पूरी डिटेल आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ओके गाइज। तो ये आपकी क्लास है, बेशक आपके 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराए हैं, लेकिन क्या ये 10 क्वेश्चन आपके हैं ना बिल्कुल 40 क्वेश्चन के बराबर है। क्यों, क्योंकि मैंने सबकी डिटेल्स यहाँ पे बताई हुई है। कुछ ऐसे भी फैक्ट बताया मैंने, एक सवाल के अंदर आपके 4 5 10 के समथिंग सवाल भी बताए हैं, ओके। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश करी, फिर भी कुछ कमी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और हाँ, इसको है ना, इस क्लास को आप अपने दोस्त तक जरूर शेयर करते ना, जो टेक्निकल की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। टेक्निकल तैयारी आप किसी फील्ड में करो, चाहे आप डीआरडी में करो, चाहे आप जेबीएल में करो, चाहे लैंडमैन में करो, चाहे मेट्रो में करो, चाहे यूपीपीसीएल को, किसी भी करो, ये आपकी क्लास बहुत अच्छी साबित होगी। और इस क्लास के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है। फ्रेंड को जरूर रेफर करना, अपने दोस्तों को जरूर इन्वाइट करना इस चैनल के लिए, क्योंकि ये मैंने खुद बनाया है आपका, यहाँ पे अपना पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इसको अच्छे से अच्छा बेस्ट दे सकूँ, ठीक है। आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी मुझे, बस आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जैसे कि और भी वीडियो आपको मिलती रहे, और अपने दोस्तों को जरूर इसको शेयर कर देना, ओके गाइज। फिर मिलते किसी नई वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय। और हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार।